हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न वाला बी पढ़ेंगे बुक से आर एस अग्रवाल के नवीन से पार्ट 3। ठीक है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया 3 ईयर्स में अमाउंट हो जाता है, मतलब मिश्र धन 1016 रुपया, जबकि 7 ईयर्स में 1304 रुपया हो जाता है। तो यह हो जाता है मतलब ये मिश्रण के बारे में चर्चा करता है। अब हम देखते हैं कि 4 साल बढ़ा, 3 की वजह 7 हुआ तो 4 साल हुआ, तो रुपया कितना बढ़ा घटा लीजिए इसमें से, तो 288 रुपया। अर्थात 4 साल में 288 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 7 2 72 रुपया। अब हम लोग आराम से कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि यदि मिश्र धन, देखिएगा ध्यान से, मिश्र धन 1016 टाइम कहता है 3 वर्ष, और 3 वर्ष देख लीजिएगा, 1 साल में 72, तो 3 ईयर्स में कितना एसआई ना बढ़ रहा है, 3 दूनी 6 सतरी का 21 216 एसआई हमको मिला 216। तो इसमें तो हम लोग पी निकाल सकते हैं आराम से, इसलिए पी बराबर 1016 माइनस 216 इक्वल टू 008। अब पी निकल गया। फिर आपसे रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर तो जान ही रहे हैं हम लोग, क्या चीज, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। यही आपसे पूछ रहा है कि धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी, 2 टाइम्स 12 वर्ष में। तो रेट बराबर आपको बताए थे, रेट बराबर मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल, अर्थात 2 माइनस 2 गुना करा तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, अर्थात 1/12 गुने 100। देख लीजिए 12/96, 8.1/3%। जो भी हो काट छाट कर लीजिएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है, मूलधन ज्ञात करिए। तो बोले थे इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी मिले तो आप डायरेक्टली बनाइए। कैसे? इमरजेंसी कैपिटल का फॉर्मूला लगा करके, अर्थात P बराबर अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस RT। अब यहाँ पर टाइम जो है 2 वर्ष 4 महीना, तो इसको वर्ष में चेंज कर लीजिएगा। देख लीजिए अमाउंट दिया हुआ है आपका 4047 गुने 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R का वैल्यू 6 है, इंटू टाइम आपका हो जाएगा 2 प्लस 1/3। ठीक है। ये अब इसको सोल्व करेंगे, 3 6 1 7, अर्थात काट छाट आपको ही करना है। 100 प्लस 3 6 1 7, 6 गुने 7/3, 2 अर्थात 14। तो हम लोग कह सकते हैं इतना, 7 दूनी 14। अब काट छाट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, 4 में, सॉरी 3 तो बना दिए हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी धनराशि के साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। जैसे पहला क्वेश्चन से अभी वही है। चलिए 2 ईयर्स में अमाउंट आपका दिया हुआ है 756, जबकि 3 होल 1/2 ईयर्स में कहता है 873। तो टाइम बढ़ा 3/2 ईयर्स
पैसा कितना बढ़ गया देख लीजिए, 711। इसलिए देखिए 1.5 वर्ष में इतना बढ़ा, तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा 1 ईयर्स में, तो 7 गुने 2 डिवाइडेड बाई 3, अर्थात इस तरह से 3, 9 गुने 2 बराबर 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, अर्थात 1 साल में 78 रुपये के इंक्रीजमेंट हुआ है। तो यहाँ 2 वर्ष है, इसलिए 2 वर्ष में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ होगा तो हम लोग देख लेंगे 2 से मिला करके, 2 से 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। अब आपसे क्या पूछा है, रेट बतलाइए। तो सिंपल सी बात है, आपका P मिल गया कितना 756 माइनस 2 साल में से इतना घटा लिए 156, रेट नहीं मालूम, टाइम 2 ईयर्स हो ही गया और SI भी हो ही गया है 2 साल का 156, रेट आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 में कहता है कि कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात करिए। 3,75,000 अपने पुत्र तथा पुत्री, चलिए सन और डॉटर में बांटना चाहता है। कहता है अपने पुत्र तथा पुत्री जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष के हैं और दोनों का कंडीशन है 18, तो इसके लिए टाइम जो है वह 6 ईयर्स और इसके लिए टाइम जो है, क्योंकि यह 14 वर्ष की है, 14 ईयर्स, ये है 12 ईयर्स और दोनों को 18 वर्ष पूर्ण है, तो इसके लिए टाइम तो 4 वर्ष होगा। रेट दोनों के लिए कहता है 5% होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि दोनों की धनराशि क्या क्या होगा। चलिए मान लेते हैं इनका A है प्रिंसिपल और इनका B है प्रिंसिपल, तो इनके लिए भी रेट जो है वो 5% ही है, इसलिए कह सकते हैं धनराशि बराबर बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अमाउंट के बारे में चर्चा कर रहा है, तब हम कह सकते हैं 6 5 30, A गुने 130 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू B गुने 5 का 20, 120 डिवाइडेड बाई 100। 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए A बाई B इक्वल टू 12 बटा में हम 13 कहेंगे और दोनों मिल करके होता है 25। इसी का वैल्यू 3,75,000 दिया हुआ है। ये वाला वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, अमाउंट 3,75,000। अब सही है, तो A बाई बी इतना दे दिया, 25 का वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू निकालिएगा, 1 का, और दोनों का अलग अलग पूछ रहा है तो 12 का 13 का निकाल लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 28,740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर। फिर वही केस है, कुछ है नहीं इसमें। रुपए 28,740 को 3 पार्ट A, B और C मिश्रधन बराबर हो जाए 12% के रेट पर, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यह 1 वर्ष टाइम दिया है तो A गुने 112 बाई 100 बराबर इनका 2 साल के लिए तो 12 दूनी 24, B गुने 124 डिवाइडेड बाई 100
इक्वल टू सी गुने 12×36 डिवाइडेड बाई 100। 100 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इसको काटने की, और इस टाइप के आप लोगों को बोले थे, रेशियो से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि बराबर में अगर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। पहले छोटा कर लीजिए, देखते हैं हम लोग कटता है कि नहीं। 4 से काटते हैं हम लोग, 2 8 3 1 3 4, इसलिए कह सकते हैं 28A इक्वल टू 31B इक्वल टू 34C। बराबर में कुछ नहीं तो बोले थे रेशियो से ही एक मानते आइए, इसलिए A/B/C बराबर 1/28 1/31 1/34। बाकी आगे का काम आपको करना है। जो लोग रेशियो अच्छी तरह से पढ़े हैं वो आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर देखिए, आराम से आपसे भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में इतना हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन, चलिए प्रिंसिपल बराबर अमाउंट इंटू 100, तो फर्स्ट अमाउंट कहता है 94 अर्थात 9440 इंटू अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस RT। तो R तो यहाँ नहीं मालूम है हमको, 3 वर्ष यहाँ दिया हुआ है तो 3R लिख लीजिए। और फिर क्या कहता है, यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में अर्थात 9800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस फिर 3, लेकिन यहाँ R प्लस 25, क्यों? क्योंकि 25% की इंक्रीज किया है। अब आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, यहां से आपको R का वैल्यू मिलेगा, बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पेज में। तो यहाँ से R का वैल्यू जब ही निकलेगा किसी एक में रखिएगा, आपको P का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको R का वैल्यू निकालना होगा इससे, और यह आपका वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 336 रुपये अधिक ब्याज मिलता। सिंपल, ये भी पढ़ा हुआ है। अरे 2% इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से 336 रुपये अधिक मिलता है। तो 1 साल में 2% तो 3 साल में 3 दूनी 6%। 6% का वैल्यू दिया हुआ है, 6% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 336। ये 6% आया 3 साल गुने 2%। ठीक है, तो एक का वैल्यू 60, क्या पूछा है आपसे, धन बताए, तो 100 का वैल्यू 6000, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मूलधन का अर्थात P का वैल्यू यदि हम 25 माने तो ये सही कहता है 16 रुपया मिला। दर, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर, मतलब पढ़ाए हुए हैं, दूसरा ही क्वेश्चन से रेट बराबर टाइम कहता है, इसलिए पूछा क्या है हमसे, दर और समय बताइए। तो जितना दर होगा उतना ही टाइम होगा, तो रेट बराबर हम लोग कह सकते हैं SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो T न लिख के R लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर R बराबर, R इसमें गुना होता है R स्क्वायर हो गया, तो R बराबर ये रूट में चला जाएगा, 16 गुने 25 4 अर्थात 16 चौका 64 का 8। अब रेट भी 8%, टाइम 8 ईयर्स, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है
कि 5 वर्ष बाद देय इतना के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? क्लियर है ये? तो मान लीजिए पहला किस्त 100 है और 10% के रेट से बढ़ रहा है, 110, 120, 130, 140, इसी का मान टाइम 5 साल दिया था इसलिए 5 बार पढ़ाए हुए है किस्त वाला, इसलिए इसी का मान दिया हुआ है 3600। सब जोड़ लीजिए आप लोग। अब देखिए 4 3 7 2 9, 9 और 1 10 और 5 और 1 600। 600 का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 3600 दिया हुआ है। एक का वैल्यू 6 होगा। फिर अब पहला कहेगा तो 600, दूसरा कहेगा तो 660। इस तरह से आप करते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय मिलता है। ठीक है, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड ए में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अर्थात अगर ए में 100 निवेश करते हैं तो बी में हमको 40 से ज्यादा नहीं, तो 40 निवेश करता है। फिर से कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। तो रेशियो निकल गया। अगर ए में 5 लगता है तो बी में 2 लगता है। ये दोनों का वैल्यू 7 और इसी का वैल्यू 1,40,000 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 20,000 होगा, अर्थात बॉन्ड ए में निवेशित राशि कह सकते हैं, मतलब पी का मान इसमें 5 दूनी 10 1 लाख और बी में निवेशित राशि पी का मान 40,000 रुपया। अब क्या कहता है, ए में 12% रेट, इसमें 12% है और तथा बॉन्ड बी में 16% है, रेट 16% है। आगे क्या कहता है, कोई व्यक्ति इतना जो निवेश चलिए अधिक है तो वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। टाइम 1 साल ही दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष में। तब देख लीजिए इसका 12% कितना होता है, ऐसा ही निकाल लीजिए डायरेक्टली। इसका 12% 12,000 हो जाएगा और इसका 16%, 16 चुका 64। आप टोटल कितना अर्न किया, ये दोनों को जोड़ लीजिए, जो आएगा आपका आंसर। दोनों को जोड़िएगा जो आएगा आंसर। यही तो पूछ रहा है कितना अर्न कर सकता है, इतना अर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में या प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में इतना हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितने धन जमा किए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे देख लीजिएगा। प्रति वर्ष उसने जमा किया है तो कुछ है नहीं इसमें, आप आराम से इसको इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं। फर्स्ट साल 3 साल के बाद कर रहा है, कितना कह रहा बात ये 3 साल के बाद कर रहा है। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक धन ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। ठीक है, अब 3 वर्ष कहने का मतलब यह है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है और हो
हो जाता है, मतलब अमाउंट की चर्चा कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 11%, 11 दूसरा साल 11 दूनी 22%, तीसरा साल 11 तिया 33%। तो अगर मान लीजिए उसका पूंजी अर्थात प्रिंसिपल अगर हम 100 मान ले तो फर्स्ट ईयर रेट दिया हुआ है 11%, तो फर्स्ट ईयर्स में अमाउंट क्या होगा 111 111। दूसरा साल में क्या होगा 11 दूनी 22 122, तीसरा साल में 133। फिर से अगर क्योंकि टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, फिर से एक बार क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। याद रखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने 100 रुपया पहला साल जमा किया था 11% के रेट पर, अब अगला साल फिर क्या किए हम, फिर 100 रुपया जमा किए हैं, फिर तीसरा साल भी 100 रुपया जमा किए हैं। अर्थात तीसरा साल जो पहला जो मेरा 100 रुपया जमा है, तो पहला साल तो 11% तो 11% मिलेगा हमको, और दूसरा साल कितना 11 दूनी 22%, तीसरा साल कितना 11 तिया 33। इसीलिए हम ऐसा काम किए हैं। और तब जाकर के हमको क्या देता है टोटल 3 साल में 15,006, अर्थात 15,006 रुपया देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही आपसे पूछता है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितने धन जमा किए। तो 100 जमा किए हम। अब देखिए सबको अगर जोड़ते हैं 3 2 5 1 6 और इस तरह से 12 तिया 36, तो 366 का वैल्यू, चलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो 1 का वैल्यू यहां से भाग करके निकाल लीजिए। छो चौका 24, 6 चौका 24, 26 4 3 12 2 14, 6 3 10, अर्थात 1 का वैल्यू 41। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे यह पूछता है क्या चीज कि उसने प्रिंसिपल कितना लगाया था, 100 लगाया था, तो 100 का वैल्यू। इसको 1 बार 2 बार 3 बार समझिएगा, आराम समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल जो है पहला साल 100 रुपया डालता है, अगले साल भी 100 रुपया डालता है, फिर तीसरा साल भी 100 रुपया डालता है, मतलब हर साल वो एक निश्चित प्रिंसिपल हमेशा इन्वेस्ट करता है एसबीआई में। इसीलिए मैंने 100 माना, तो पहला बार 11% फर्स्ट ईयर्स के लिए 11% उसको सूद मिलेगा, इसलिए 111 मिला। फिर दूसरा साल के लिए कितना, वो तो 11% चाहिए है, 100 रुपये फिर डाला है, तो ये जो पहले 100 रुपया लगा है उस पर भी तो 11% कमाएगा, इसलिए फिर 11 दूनी 22 और तीसरा साल 11 तिया 33। यहां पर टोटल अमाउंट, ये भी टोटल अमाउंट को अमाउंट से हमने इक्वल किया, बराबर किया, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। बच्चा का उम्र 10 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चा का उम्र 10 वर्ष है। कहता है 50 रुपये प्राप्त हुए एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च रुपये 300 वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। पहला बात समझ लीजिए, लड़का 10 साल का, 18 साल का होने पर मतलब 8 साल, तो 8 साल तक ट्रस्ट ने उसको प्रत्येक साल 1200 रुपया देता है, मतलब 12 बटे 9600, 1200 गुने 8
9600 तो दे दिया, साथ ही साथ 300 कहता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 है, तो भी तो उसी में से काटेगा। तो फिर 300 गुने 8, 18 का 2400, अर्थात ये 12,000 रुपया ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिएगा, प्रिंसिपल है 50,000, रेट किस पर दिया ट्रस्ट ने, 4% पर, और टाइम लिया 8 वर्ष, क्योंकि लड़का 18 वर्ष का होगा तब। तो 8 का 32, ऐसा ही कितना, 50,000 का 32%, और 5 दूनी 10, 15, 1 है 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ट्रस्ट को ये 16,000 रुपया और 50,000 रुपया, अर्थात 66,000 रुपया देना था बच्चा को। तो 66,000 कब देता, जब ऑलरेडी उसको कुछ नहीं देता, चाहे वो अपने खर्च को नहीं ऐड करता तब देता। लेकिन ऑलरेडी इतना तो वो खर्च कर चुका है, अतः ये इतना जब खर्च कर चुका है तो ये तो इसी में से काटेगा। अतः चाइल्ड को मिले हुए या बच्चा को मिले हुए धन क्या कहता है, ये कहता क्या चीज है कि ट्रस्ट से कितना मिलेगा, तो ट्रस्ट से मिला हुआ धन बराबर क्या करेंगे हम लोग, 50,000 प्लस 4,000। काहे 4,000, क्योंकि 16,000 में से नहीं घटेगा, आराम से 16,000 में से इसको घटा दिए, तब जाकर के 50,000, फिर 4,000 एक्स्ट्रा, वो तो मिल भी करेगा। अर्थात टोटल उसको, या डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते थे कि यह 50,000 और 16,000 इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन ऑलरेडी उसको क्या कर दिया है, ऑलरेडी क्या किया है, देखिएगा ध्यान से, ऑलरेडी 9600 दे दिया और अपना भी तो खर्च किया 2400। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिएगा, आपको 54,000 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक व्यक्ति 9,000 इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 मासिक की 10 किस्तों में, 10 गो किस्त कह रहा है, किस्तों में 10 मास, यहां भी माह का यूज कर रहा है, मास में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। चलिए साधारण ब्याज का वार्षिक दर हम आर मान लेते हैं। तो ऐसे केस में पहले बात समझ लीजिए, 10 किस्त में कहता है 1,000 रुपया देना है, क्वेश्चन नंबर 14, और यह शायद लास्ट है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 1,000 हर माह देता है, तो 10 माह की बात करता है, इसलिए 10 गुने 1,000 ये हमको देगा 10,000। साथ ही साथ क्या कहता है, यह साथ ही साथ कहता है टोटल कितना, अर्थात 9,000। तो ये हो गया अमाउंट, और P का वैल्यू दिया हुआ है 9,000, तो इसलिए ऐसा ही कितना हुआ, 1,000। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से क्या कहता है कि एक व्यक्ति 9,000 इस शर्त पर उधार देता है, मतलब P का वैल्यू 9,000, और दी गई धनराशि को 1,000 मासिक की 10 किस्तों में, 1,000 मासिक मतलब हर महीना 1,000 देता है। अब 10 माह में तो कितना देगा, 10,000 रुपया देगा। तो दिया था 9,000 रुपया और अगला से लेता है 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया सही क्या हुआ मेरा, 1,000 ये सही हुआ। अब क्या कहता है, 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ईयर्स में अगर 9,000, अगला में कितना 8,000, ये घटते चला जाएगा हम लोगों को, और ये कहां तक जाएगा, अर्थात 1,000 तक जाएगा। अर्थात फिर 7,000 प्लस डॉट डॉट प्लस 1,000, 1,000 और आर नहीं मालूम है, R/100
और देखिए क्या कहता है, 1/12 हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोगों का जो ये क्या कहता था, ये स्पष्ट है कि महीना की बात किया हुआ है, इसलिए 1/12 हमको करना पड़ा। r/12 ठीक था, सॉरी r/100 ठीक था, वहां से कुछ लिखने की हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, ईयर्स को सॉरी मंथ को ईयर्स में चेंज करना पड़ा। ऐसे केस में यही जो है ये भी मेरा टोटल SI हुआ, और SI के रूप में हमको मिला क्या था, ये भी मेरा टोटल, जब हम इस सब को जोड़ करके निकालेंगे रेट नहीं मालूम हमको, और टाइम जो है वह हमने क्या किया, ईयर्स में चेंज किया, और यह टोटल जब हम लोग हल करेंगे, अर्थात SI बराबर क्या होता है, SI बराबर यही ना होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसीलिए हम वही लिखे हैं। टोटल P ऐसे होगा क्योंकि ये किस्त वाइज जा रहा है, एक बार में नहीं जा रहा 9,000 रुपया, नहीं, किस्त वाइज, किस्त का प्रॉब्लम है, इसलिए करना पड़ा। तो ये भी मेरा टोटल SI, ये भी मेरा टोटल SI। अब इक्वेट करेंगे, ये सब को आप जुड़िएगा, मेरे ख्याल से 45,000 आएगा, गुने R/100 गुने 1/12 बराबर 1,000। अब काट छाट करिए, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए R बराबर 100 गुने 12 डिवाइडेड बाई 45। 3 से काटिए 4 बार में, 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए 3 बार में, 25 बार में, 20 बार में, सॉरी। तो यह हो गया आपका 80/3, अर्थात 2 6 2 3%। तो एक चीज आपको हम सलाह देंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसे मंथ में अगर आ जाए, ईयर में तो बहुत आसान होता है, मंथ में आ जाए और फर्स्ट बार क्वेश्चंस मिल जाए, तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट ना करें। फर्स्ट बार में टाइम मिले तो करिए, अदरवाइज ना करें। इस टाइप के क्वेश्चंस मंथ में खास करके दे तब, और भी मंथ में खास करके किस्त से रिलेटेड दे दे तब। फिर से ध्यान से, अगर किस्त का प्रॉब्लम्स मंथ वाइज देता है, ऐसे केस में अगर रेट पूछता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको एग्जाम्स में ट्राई ना करें, फर्स्ट बार में ट्राई नहीं करना है। टाइम मिले तो करिए, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन इस एक क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में आपका 5 से 7 क्वेश्चन छूट सकता है। तो हम लोगों को ये नहीं दिखाना है एग्जाम में कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम इन द एग्जामिनेशंस। इन दिस कंडीशंस वी हैव टू फॉलो द रूल्स विच क्वेश्चंस टेक लेस टाइम। जो क्वेश्चंस कम टाइम ले पहले उसको अटेम्प्ट करें, जो ज़्यादा टाइम ले उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत ना है। जरूरी थोड़े कि क्वेश्चंस को बनाएंगे, ऐसा थोड़े कि एग्जाम वाला कहता है कि ये क्वेश्चन बना दोगे तो एग्जाम पास। अगर ऐसा रहता तो इसी को बनाते, लेकिन नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस मिले किस्त वाला और मंथ में मिले, रेट पूछे, आप लास्ट में ट्राई करें, टाइम बचे तो, नहीं तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब अगला वीडियो आप लोगों को CI से रिलेटेड मिलेगा। आप लोग इसी तरह से पेशेंस रख करके देखा करिए, और CI में बहुत ही आप लोगों को मजा आएगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आज तक हम लोग CI चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत फार्मूला से ही बनाते हैं। बहुत लोग क्या करता है, परसेंटेज याद कर लो, ये कर लो, वो करने की नहीं है। चक्रवृद्धि मतलब चक्र की तरह पढ़ना है आपको, मैं बताऊंगा आपको, और बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।